आपका होस्ट चौधरी वसीम अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद की सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी तमाम टीम की जानब से आपको ईद की जो है, ईद उल अज़हा की, बड़ी ईद की ढेरों खुशियाँ जो है, ढेरों मुबारकबाद हो आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। कुर्बानी आप लोग कर चुके होंगे, अब तो खानों का सिस्टम चल रहा होगा। तो जैसे कि हर साल जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं या जो हमारे बुजुर्गवार हैं वो भी हमें कहते हैं कि ठीक है कि कुर्बानी तो आपने कर ली, बकरे तो आपने ज़िबा कर लिए, लेकिन पेट आपका अपना है, ज़िंदगी आपकी अपनी है। तो खाने में थोड़ा सा परहेज़ ज़रूर करें। और इसी खाने के हवाले से, इसी डाइट के हवाले से मैं आज आपको एक प्रोग्राम स्पेशल करने जा रहा हूँ। और मैं आज आपकी एक मुलाकात भी करवाऊँगा आपकी डाइट के हवाले से कि आपने खाना क्या है, किस तरह खाना है, कितनी परहेज़ करनी है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर सना इरशाद। मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहबा। आप साबका डाइटिशियन हैं CMH मुल्तान में, और इस वक्त साहिवाल में आप अपना जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो कर रही हैं। एक बहुत बेहतरीन डाइटिशियन भी हैं ये। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जो एक नॉर्मल चीज़, एक आम कॉमन क्वेश्चन, डाइटिशियन का हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में रोल क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है तमाम अहले मुसलमान को सब ईद की जो है ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। उसके बाद मैं TNN न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पे, जब जो लोग हैं खाने को इस तरह से अवॉइड कर रहे होते हैं कि वो भरपूर अमाउंट में ले रहे होते हैं और एक जो हमारी डाइटली काउंसलिंग है उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, उन्होंने डाइटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों तक पहुँचाने की जो है काविश की है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली जो डाइटिशियन है उसका काम होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास 4 ईयर डिग्री होती है और उसने जो है स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक प्लान देना होता है, स्पेसिफिक जो डाइटरी काउंसलिंग है वो देनी होती है अकॉर्डिंग टू अ डिजीज़, अकॉर्डिंग टू अ पेशेंट रिक्वायरमेंट। लेकिन हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है अगर किसी का वज़न बढ़ गया है तो सिर्फ तब भी डाइटिशियन को कंसल्ट किया जाता है, अदरवाइज़ जो है यानी कि मेडिकल या फिर हॉस्पिटल डाइटिशियन का जो है वो कंसेप्ट बिल्कुल लोगों के माइंड में नहीं है, जो कि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अच्छा, आजकल जो हमारा सिस्टम चल रहा है, ख़ास तौर में यूथ में या थोड़े से भी लोग जो एजड हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, वेट लूज़ करने के लिए फिर वो डाइट पे जाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डाइट में जाने का मतलब कि जी भूखा रहना शुरू कर दो। तो उनके लिए क्या स्टेप हो सकता है? जो एक तो मरीज़ हो गया, जो क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला हो गया, वो तो उनके लिए तो स्पेशल प्लान होगा। लेकिन जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो हमारी खुराक है वो किस तरह जो है ना वो उनको वेट लूज़ करने में मदद कर सकती है? अच्छा वसीम साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट को नोटिस किया है कि जो यंग जनरेशन है वो उनकी खुराक इस तरह की होगी तो ऑटोमेटिकली जो है 30 एज के बाद 48 एज के बाद लोग ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। जैसे पीछे अभी मैंने क्रोनिक डिजीज़ का बताया, तो जो क्रोनिक डिजीज़ है ना उसकी जो मेन जड़ है वो है ओबेसिटी। अगर आपको ओबेसिटी है तो आपके 50 to 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जो है फ्यूचर में जाकर क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है। तो अगर आपने अपनी ओबेसिटी को या फिर अपने जो अपनी वेट है उसको मेंटेन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके जो है रिस्क चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम जो है हेल्दी डाइट की तरफ जाएं। आजकल आपको पता है जितने भी सही कमर्शियल्स होती हैं उसमें जो है ये जितने भी सही जंक फूड हैं, अनहेल्दी फूड्स हैं, उनको इस तरह से अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि ऑटोमेटिकली जो है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हालांकि जितने भी सही जंक फूड हैं उनको उसमें इस तरह के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, इस तरह के इसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं जो कि टेस्ट इन्हेंसर्स तो हैं, लेकिन आपकी डाइट है या फिर आपकी जो ऑर्गेनिक फूड है उससे काफ़ी हद तक दूर है। तो यही वजह है कि जो है हमारे पहले जो पाकिस्तान में जो है वो इन चीज़ों का रुझान नहीं था, जिसकी वजह से ओबेसिटी का रेशो पाकिस्तान में कम थी। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल की जब 4-5 साल की रिसर्च देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ को हमने इस तरह से अडोप्ट कर लिया है, उनके जो खाने पीने की रूटीन है कि पाकिस्तान में भी जो है ओबेसिटी की रेशो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह यही है कि अगर आप अपनी जो हेल्दी और बैलेंस डाइट है, स्पेशली जो हमारी नेचुरल यानी कि जो हम सादा ग़िज़ा जो पहले वक्तों में लोग इस्तेमाल करते थे, अगर उस चीज़ को फॉलो किया जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ओबेसिटी है या फिर जो भी लोगों को बाद में वेट रिडक्शन की तरफ जाना पड़ता है, एक तो वो कम हो जाएगा। सेकंड, अगर किसी को ये लगता है कि आप अपने मील को स्किप कर दोगे या फिर खाना पीना बिल्कुल छोड़ दोगे तो आप डाइटिंग कर रहे हो, आपका वज़न कम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप ये तरीकाकार होता है कि अगर आपने अपनी डाइटिंग की तरफ जाना है या फिर वेट रिडक्शन की तरफ जाना है तो आप एकदम से खाना पीना नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 2 रोटी खाता है
तो अपने वो पोर्शन साइज कम कर दे, एक रोटी की तरफ आ जाए, कोई एक खाता है आधी की तरफ आ जाए। अगर बिल्कुल फाकों की तरफ चले जाओगे तो आपका वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन जाहिर बात है बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो जब आप खाना पीना शुरू करोगे नॉर्मल रूटीन से, तो डबल आपका जो वेट है वो पहले से भी डबल होकर आपके सामने ओबेसिटी की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग हैं उनको तो वैसे खैर पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल एक तो ईद का दिन चल रहा है, जाहिर बात है, और गोश्त वाफर मकदार में है, उसमें जाहिर बात है बकरे का गोश्त तो होता ही होता है, साथ में फिर जो हमारा बीफ है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और यू नो के भी बीफ में तो बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ जी। तो ईद पे अब ये तो नहीं हो सकता कि बंदा गोश्त भी ना खाए, तो कितनी परहेज, कितना एहतियात ईद के ऊपर, आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, कि जो हमारे नाजरीन हैं और ख़ास तौर पे जो डाइट पे जाना चाहते हैं तो वो गोश्त से परहेज़ भी करें और गोश्त खाएं भी, उसका कोई तरीकाकार बता सकते हैं कि आप कितना गोश्त, किस तरीके से आप किस तरह का गोश्त जो है वो खा सकते हैं? यानी कि उसमें फास्ट फूड अगर आप बनाना चाहते हैं या बारबेक्यू बनाना चाहते हैं या मसालादार सादा, किस टाइप का गोश्त जो है ना वो लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें? अच्छा, इस तरह से है कि देखें, अगर क्या नाम है ना, अगर कुर्बानी है, आपके पास गोश्त वाफर मकदार में आ गया है, तो उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपने उसको सारा का सारा अपना ही लिए इस्तेमाल करना है। यानी कि एक तो हमें पता है कि इसको ईद उल अज़हा का मतलब कुर्बानी है, और कुर्बानी का मतलब है कि आपने इसको तकसीम करना है। आप जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको इसमें तकसीम किया जाए, फ्रीजर्स को बिल्कुल ना भरा जाए। लेकिन अगर क्या नाम है ना, लोगों ने तो फ्रीजर साफ करके रख दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आज कूलिंग शूलिंग की अच्छी ताकि हो जाए। अच्छा, लेकिन अब जाहिर बात है ईद है तो हम उसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली, क्योंकि देखें ना गोश्त से हमें मिल रही है प्रोटीन, तो हमारी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन की तो ज़रूरत नहीं है, हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस डाइट में आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ प्रोटीन या फिर गोश्त का इस्तेमाल, सुबह भी आपने गोश्त खाया, दोपहर का भी गोश्त खाया, शाम को क्या नाम है ना बिरयानी बन गई, यानी मुख्तलिफ तरीके से आपका कंजप्शन किस चीज़ की हो रही है, मैक्सिमम गोश्त की कंजप्शन हो रही है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको मिक्स वेजिटेबल्स के साथ इस्तेमाल करें। ठीक है, आप देखें ना आजकल जैसे गर्मियाँ हैं, तो अगर गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टमक है उसमें एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसमें तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो एट द एंड आपको वो मैदे के मसले या फिर इस तरह की बीमारियों की तरफ ही लेके जाएगा। तो ऐसी चीज़ खाने का क्या फ़ायदा है जो कि आपने एक टाइम में कंज्यूम कर ली है, लेकिन बाद में वो आपको बीमारियों का सबब बन रही है। तो उसका बेहतर तरीकाकार ये है कि आप इसको किसी सब्जी के साथ इस्तेमाल करके खाएं। यानी कि अगर इसके साथ सब्जी या सलाद का इस्तेमाल वाफर मकदार में हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना आजकल जैसे फॉर एग्जांपल खीरे सीजन है, ठीक है, तो खीरे के अंदर मैक्सिमम बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके साथ आपने वर्ड यूज़ किया कि हम जो है बारबेक्यू की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो जो बारबेक्यू है, आप हम पहले हम क्रोनिक डिजीज़ की बात कर रहे थे, तो जो बारबेक्यू है वो टोटली जो है कैंसर की तरफ लेके जाता है, क्योंकि अगर आप बारबेक्यू करके मीट का कंजप्शन कर रहे हैं तो असल में आप प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कैंसर सब्सटेंस को अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं। तो आप ऑटोमेटिकली अगर आप कैंसर को अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, फिर हम कंप्लेन ये कैसे कर सकते हैं कि हमें इतनी हार्मफुल डिजीज़ हो गई है। लेकिन हमें तो आज तक ये बताया गया कि गोश्त भून के खाओ तो बड़ा हेल्दी होता है। नहीं, देखिए ना, भूनने का मतलब वो जो है बारबेक्यू का वो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। भूनने का मतलब ये है कि आप उसको फ्राई करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बारबेक्यू में क्या करते हैं, आप डायरेक्ट जो है जो आग होती है उसके साथ उसका जो इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस, ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके कैंसर के डिजीज़ को लीड करते हैं, जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। ठीक है, और पाकिस्तान में इसको जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ नहीं करनी। अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप जो है उसको हेल्दी वे में, या फिर आप मतलब कि ना आपने उसको बॉयल करके इस्तेमाल कर लिया, आपने उसको यखनी के फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया, या फिर आपने उसको उसका कोई सालन बना के इस्तेमाल कर लिया सलाद के साथ, ताकि जो है आप जो है मीट के साथ साथ आपका जो है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा न्यूट्रिएंट्स का भी इंटेक साथ साथ होता रहे। अच्छा, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि जी लोग आज उन्होंने जाहिर बात है फ्रीज़र अपने भर लिए होंगे लोगों ने, तो नाज़रीन जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं कि फ्रीज़र नहीं भरने, पेट नहीं भरने, थोड़ा सा एहतियात भी करना है। तो वैसे अगर हम देखा जाए, फ्रीज़र तो हमने भर लिए हैं, सब ने भर लिए हैं, तो कितने दिनों तक इसको प्रिजर्व किया जा सकता है ईद के गोश्त को? अच्छा, इसका तरीका का ये होता है कि आपने अगर क्या नाम है ना प्रिजर्व ऑटोमेटिकली लोगों ने कुर्बानी की है, तो उनका यही होता है कि हम इसको कोई 2, 4, 6, 7 माह के लिए तो इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको प्रिजर्व करने का तरीकाकार क्या है। इसको बेसिकली कि आपने इसको कितना टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना है, इसका तरीकाकार क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने उसके पैकेट्स बना के रख लें, बेसिकली इसमें यह है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई आधा किलो के पैकेट्स, कोई किलो के पैकेट्स, यानी कि जिस तरह के आपको लगता है कि आपकी जो घर की रिक्वायरमेंट है, आप आधा किलो इस्तेमाल
इस्तेमाल होना है, आपके 1 किलो इस्तेमाल होना है, जिस तरीके से भी आपके घर में इस्तेमाल होना है उसके पैकेट्स बना के रख लें और उन पैकेट्स को अच्छी तरह से सील बंद कर दें, उनको स्टेपल कर लें, उनको फोल्ड कर लें, यानी कि इस तरह से करेंगे उसमें एयर टाइट अच्छी तरह से उसको फोल्ड कर लें। उसके बाद उसको अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लें। अब फ्रीज़ इसको किस टेम्परेचर पे करना है, बेसिकली हम उसको जो है 0 फ़ारेनहाइट पे करते हैं, लेकिन अगर क्योंकि हमारे जो फ्रीज़र हैं उनमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड के हिसाब से होता है तो -18 सेंटीग्रेड के हिसाब से उसको फ्रीज़ करें। अब जो आम इंसान है, जो लेमैन है, उसको कैसे पता चले कि जो है -18 डिग्री कम टेम्परेचर हो गया है? तो अगर आपने उसका पैकेट बना के रखा है, अगर वो अच्छी तरह पत्थर की तरह सख्त हो गया है तो इसका मतलब है आपका जो फ्रीज़र है उसका टेम्परेचर -18 डिग्री हो गया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने गोश्त को जब इस्तेमाल करना है सारे गोश्त को निकाला, उसको फिर से जो है वो उसको जो है डी फ्रीज़ किया, उसके बाद जितना इस्तेमाल करना था उसको निकाल के रख लिया, बाकी जो बच गया दोबारा फिर से उसको फ्रीज़ करने पे रख दिया, विच इज़ टोटली रॉन्ग। उसका क्या तरीका का, जब आपने उसको डी फ्रीज़ किया तो उसमें जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली वो 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 16 बन गए, वो मिलियंस में चले जाते हैं। आपने जब उसको दोबारा फिर से फ्रीजर में रख लिया तो जैसे ही उसको अपने फ्रीजर के अंदर फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा वो दोबारा फिर से मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा, जो कि आपको बाद में जाकर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनेगा। तो अगर आपने प्रिजर्व करना है तो मैक्सिमम आप 1 से 1.5 माह के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने गोश्त को पैकेट फ्रीज में रख दिया उसको डीप फ्रीज नहीं करना। डीप फ्रीज उसको तभी करना है जब आपने उसको इस्तेमाल करना है, और जितना गोश्त डीप फ्रीज आपने कर लिया है उसको दोबारा फ्रीजर में नेक्स्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखना, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो जाती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने अभी डॉक्टर साहब की बातें सुनी हैं और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हैं। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तब तक आप भी थोड़े से चटपटे जो है पकवान और भी पका लें और खा लें। इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे और आपको और डॉक्टर साहब से पूछेंगे आपके सवालात भी कि डाइट प्लान कैसे किया जा सकता है। तो मेरे साथ रहिएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नींव तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, साहिवाल एस्टेट एंड न्यू प्रोजेक्ट इन आरिफवाला डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम। The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी बात हो रही थी डॉक्टर सना इरशाद से, जो कि एक डाइटिशियन है, और इसमें क्योंकि आजकल आप गोश्त जो है वो धड़ल्ले से खा रहे हैं तो उसके बाद आपको जो है ना वो डाइटिशियन की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए एक दफ़ा फिर बता दें ज़रा, क्योंकि हमारे मुआशरे में अभी तक लोगों को न्यूट्रिशन का, डाइटिशियन का ऐसा जितना नॉलेज नहीं है। डाइटिशियन बेसिकली होता कौन है, इसका क्या रोल होता है हमारे मुआशरे में, या हमारे अमराज के हवाले से डाइटिशियन का एक्चुअली रोल क्या होता है? अच्छा, अगर हम लोग डाइटिशियन को एक लफ्ज़ में बयान करें तो उसका मतलब है इलाज बिल ग़िज़ा, कि खुराक के ज़रिए आप किसी भी बीमारी का इलाज किस तरह से कर सकते हैं।
क्योंकि अगर हम लोग मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो मेडिसिन से और भी ज़्यादा मुख्तलिफ जो है बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग जस्ट जो है डाइटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो खुराक है उसके ज़रिए अगर इलाज करें, क्योंकि हर इंसान की जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उसकी लाइक्स डिसलाइक डिफरेंट होती हैं, तो उसके मुताबिक जो डाइटिशियन है अपना प्रॉपर डाइट प्लान बना के देता है, जिसमें वो अपनी डिफरेंट पोर्शन साइज उसकी जो है सुबह को उसने क्या खाना है, उसने दोपहर को क्या खाना है, क्या चीज़ कितनी अमाउंट में ले सकता है। अच्छा, उसमें प्रॉपर वो कैलोरीज कैलकुलेशन करता है। सबसे पहले उसका वो BMI कैलकुलेट करता है कि उसके वज़न और उसकी हाइट के मुताबिक उसका जो है वेट और कितना है। उसके बाद उसकी बॉडी की कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या उसकी बॉडी को क्योंकि जो हमारे यहाँ जो एवरेज ली जाती है कैलोरीज रिक्वायरमेंट वो है 2000, लेकिन जो हर इंसान की बॉडी की कैलोरीज रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ हैं। किसी की 1500 होती हैं, वो उस इंसान की जो है एक्टिविटी और उसका पूरे दिन का जो काम की रूटीन है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। जो डाइटिशियन है वो कैलकुलेट करता है, उसके बाद वो अपने एक प्रॉपर डाइट प्लान देता है जिसमें वो रिकमेंड करता है कि आपने क्या चीज़ खानी है और किन चीज़ों से परहेज़ करना है। उसमें ब्रेकफास्ट में आपने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपने फलों में किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने टोटली अवॉइड करनी है, जिनसे आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। तो बेसिकली डाइटिशियन का है कि वो इंसान जो कि खुराक के ज़रिए किसी भी इंसान का, किसी भी मरीज़ का जो है इलाज करे। यानी कि अगर हम इसको बड़ा कॉमन लैंग्वेज में हम देखें तो दो तरह के जो लोग हैं वो आपसे कंसर्न कर सकते हैं, यानी कि दो तरह के लोगों को डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ सकती है। एक, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कार्डियोलिक के कोई पेशेंट है, वो यानी कि ग़िज़ा के ज़रिए इलाज करवाना चाहता है, डाइटिशियन उसका भी इलाज कर सकता है कि उसका वो फूड पैकेज बन सकता है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आजकल लोग जो है ना वो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी वो भी आपके साथ यानी कि कंसर्न कर सकते हैं कि वो अपना जो नेचुरल डाइट प्लान है वो आपसे बना सकते हैं। यानी कि एक टाइम में इस दो टाइप के लोग आपसे कंसर्न कर सकते हैं। यानी कि एक जिन्होंने अपना बैलेंस वेट मेंटेन करना है, जो अपने बैलेंस वेट को मेंटेन करना चाहते हैं वो लोग, यानी कि उनको कोई मेडिकल इशू नहीं है, जस्ट वो अपने वेट को मेंटेन, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, वो डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई मेडिकल डिजीज़ है, उसमें सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है, उसमें इसके अलावा और भी जितनी सारी डिजीज़ हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ICU के पेशेंट्स हैं, वो डाइटिशियन के साथ उनको जो है वो हायर किया जाता है। यानी कि मेडिकल डिजीज़ प्लस जो अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, दोनों जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आप डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे जो नाजरीन या हमारे जो पब्लिक व्यूज़ है वो लोग ये कि बैलेंस कैसे रखें, क्योंकि इस पर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ सकती है। अगर आपने पूरे दिन का अपना यानी कि डाइटिशियन प्लान बनाना है तो जाहिर बात उस पर ह्यूज अमाउंट भी लगती होगी, मुख्तलिफ चीज़ें आप उसमें ऐड करते होंगे, तो लोग उसको किस तरह बैलेंस करें? यानी कि उन्होंने अपना बजट भी देखना है और आजकल मुल्की हालात आपके सामने हैं कि लोग जो है वो फाइनेंशियल तौर पर बड़े कमज़ोर हो रहे हैं। जब भी किसी न्यूट्रिशन की, किसी डाइटिशियन की बात करते हैं तो वो साथ ही उनके जहन में आ जाता है वो ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, तो वो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उनके जहन में आ जाती है और जहन के आने के बाद फौरी उनका वो पैसों के ऊपर चला जाता है। तो इस चीज़ को किस तरह बैलेंस किया जा सकता है? अच्छा, ये भी एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर क्या नाम लोग डाइटिशियन के पास अच्छा, ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, मिथ है। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम अगर डाइटिशियन के पास जाएंगे तो डाइटिशियन जो है हमें अच्छा खासा महंगा एक डाइट प्लान बना के दे देगी और हमने उससे हिलना जुलना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डाइटिशियन की जो फर्स्ट रिकमेंडेशन होती है वो कि पेशेंट की डिजीज़ के साथ साथ, मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट अफोर्डेबल करता है कि नहीं करता है। मिसाल के तौर पर अपने पेशेंट को है एवोकाडो रिकमेंड कर दिया, अब उस बेचारे की पहुंच से दूर है, तो नेक्स्ट टाइम तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। आपने उसी की जो है जो उसकी जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, जो उसके लाइक्स हैं, जो उसकी डिसलाइक्स हैं, या फिर जो चीज़ वो अफोर्ड कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखें ना, अगर कोई इंसान जो नहीं खा सकता, जो है आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं ले सकता क्योंकि आयरन के सप्लीमेंट्स महंगे आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कलेजी की तरफ आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो कलेजी वो आयरन है उसकी बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो डेफिशिएंसी चल रही है। बच्चों में स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इमर्जिंग इशू आ रहा है, तब वो सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहता है, फिर मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली जो कलेजी है वो बड़ी सस्ती ही मिल जाती है। अगर हम लोग अगर चिकन की बात करें तो जो ब्रॉयलर की जो कलेजी है वो बहुत सस्ती मिल जाती है। तो इसमें जो है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आयरन जो कंटेंट होता है वो कलेजी के अंदर होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आजकल जो खीरा है वो 50-60 रुपये में आ जाता है, तो इसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
तो यानी कि लाजमी अगर आप डाइटिशियन के पास जा रहे हैं तो आप जो है एक हैवी या फिर महंगा प्लान बना के देंगे। मेरे जितने भी सारे पेशेंट्स हैं जो है यानी कि उनको जो प्लान दिया जाता है वो इस तरह से बजट में दिया जाता है कि उनको बजट भी वो क्रॉस ना करे, और जो उनकी नॉर्मल जो आसपास जो जिन चीज़ों को वो आसानी से अप्रोच कर सकें, जो हमारे आसपास की नॉर्मल चीज़ें हैं उनके आसपास रहते हुए उन चीज़ों को वो अफोर्ड करके उसको फॉलो करेगा। यानी कि आपने अभी कलेजी की बात की, तो नाज़रीन ईद के दिन चल रहे हैं, ज़ाहिर बात है कलेजी तो आपके घरों में भरपूर किस्म की पड़ी होगी, तो उसको आप ज़रूर जो है ना वो सेव कर लें ताकि थोड़ा थोड़ा वो आप लोग खाते रहें। ऐसा ईद के दिन चल रहे हैं अब तो अब तो ज़ाहिर बात है वो डाइट की भी ऐसी की तैसी, लेकिन फिर भी हमारे जो नाजरीन हैं अब वो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और साथ साथ में वो जनाब कोई कढ़ाई गोश्त भी चल रहा होगा, कुछ कोई वाइट मटन कौरमा चला रहा होगा। ईद के दिन में स्पेशल गोश्त क्योंकि हैवी भी बहुत होता है, कितना कितना गोश्त किस तरीके से खा सकते हैं आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन? अच्छा, अगर हम लोग रिकमेंडेशन की तरफ जाएं कि गोश्त की रिक्वायरमेंट बॉडी को कितने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हर इंसान के अपने बॉडी वेट के मुताबिक अलग होती है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि एक लेमैन को, तो जितना ये मेरे मुट्ठी का साइज़ है इसमें तकरीबन 3 से 4 पीसीज आ जाएंगे गोश्त के। अगर आप ये इस्तेमाल कर लें तो आपकी जो है पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है वो हो गई है कंप्लीट। आज तो इतनी इतनी प्लेटें भर के आएंगी डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि एक मुट्ठी। साल के बाद ईद आई है और नाजरीन डॉक्टर साहब कह रही हैं जी कि एक मुट्ठी है, तो डॉक्टर साहब जुल्म नहीं कर रही हैं? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन देखिए ना, अगर आप मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आप प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने आपको पहले जैसे बताया कि जो स्टमक है उसमें एसिडिटी तेजाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रोबायोटिक्स अब हम कैसे ले सकते हैं? आप दही का इस्तेमाल करें, आप खाने के साथ रायते का इस्तेमाल करें, तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी में जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, जो बॉडी के लिए हेल्थी बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ करेगा और डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छा करेगा। यानी कि एक प्लेट अगर हमने भर ली है जी मटन की, ठीक है, तो उसके साथ आधा किलो खीरे रख लें और आधा किलो दही रख लें, तो वो फिर अच्छी डाइट प्लान बन जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको पहले बताया कि जो है पोर्शन साइज के साथ देखिए ना, हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास एक प्लेट भर के आ गई है और आपने उसी टाइम भर के खा लिया, चाहे उसके बाद लेट गए आराम से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप पोर्शन साइज के साथ खाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2 रोटी खानी है पूरा दिन में, अगर आपने गोश्त खाना भी है तो उसको 2-2, 3-3 पीस करके खाएं। ये नहीं कि एक बार प्लेट भर ली और शुरू हो गई है और उसको मजाला दोबारा छोड़ देना, तो ये वाला हिसाब बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखिए ना, एट द एंड हेल्थ तो आपकी अपनी ही है। आपने एक दिन के लिए कुर्बानी के गोश्त के लिए आप उसको अपनी हेल्थ को तो कुर्बान नहीं कर सकते हैं, तो जो सेहत है वो तो आपकी अपनी है। नाज़रीन गोश्त की प्लेट छोड़ के एक दफ़ा डॉक्टर साहब की बातें आप ज़रूर सुन लें, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं इस वक्त इंक्लूड, अगर मैं भी घर में बैठा होता तो सारी बात है इतनी बड़ी प्लेट तो कम से कम आएगी सामने। डॉक्टर साहब अभी तो मैंने प्लेट की बात की है, तो सारी बात है जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम और जो इस वक्त लोग बैठे हैं घरों में, प्लेट तो वो खाएंगे, साथ में 7 अप की बोतल भी पड़ी होगी 1.5 लीटर की, कोक की बोतल भी पड़ी होगी, पेप्सी की बोतल भी पड़ी होगी, अभी तो हमने वो भी ऊपर से पीनी है, तो उसके बाद की सूरत हाल फिर वो कैसे मैनेज करेंगे? तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप ऊपर से जो है सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक तरह का अपनी जो बॉडी है उसमें खुद ब खुद जहर डाल रहे हैं अपने ही हाथों से। अगर हम जो है एक तो गोश्त है वो पहले एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करेगा बॉडी में, उस साथ में आपने कोई भी सोडा ड्रिंक, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 7 अप का इस्तेमाल कर लिया अब ये मीट डाइजेस्ट कर देगा, आपने कोक का इस्तेमाल कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट द एंड इसने तेजाबियत प्रोड्यूस करनी है, तो आप अपने हाथों से ही है अपने जो है बॉडी में जहर डाल रहे हैं, जिसने जो है मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ आपको लेके जाना है। उसके रिजल्ट जो है वो उसी टाइम आ जाते हैं, लोगों को जो है वो डिफरेंट हैज़ा हो जाता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि डिहाइड्रेशन की तरफ लोग चले जाते हैं। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि आजकल जो है अच्छी पानी का इस्तेमाल करें। उसमें आप पानी का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कर लें। अगर आपने गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा किया भी है उसके साथ आप प्रोबायोटिक को ऐड कर लें, आप लस्सी का इस्तेमाल कर लें, आप दही की लस्सी बना लें, या फिर पानी में आपने जो है पुदीना डाल के लेमन डाल के उसका इस्तेमाल कर लिया, यानी कि उसको डाइजेस्ट करें जो आपने गोश्त का इस्तेमाल किया, ना कि आप उसको सोडा ड्रिंक्स की तरफ लेके जाएं। हमें तो सिर्फ यही बताया गया था कि जो आम खाने के बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, तो अभी तो मैंने डाइट में डॉक्टर साहब आम का इस्तेमाल ही नहीं किया। अभी तो हमने सिर्फ गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त के साथ आम भी खाएंगे,
आम के साथ भी कच्ची लस्सी पी लेंगे? नहीं, आम के साथ तो कच्ची लस्सी ये कि देखिए ना, आम के साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है, जो आपका मैदा है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करके उस चीज़ को बैलेंस किया जाता है। तो बेसिकली आप जब हैवी अमाउंट में गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईद के मौके पे आप प्लेटें भर भर के खा रहे हैं, तो वो भी तो आपके मैदे में जो है वो गरमाइश और आपकी जो है pH लेवल को नीचे की तरफ लेके, एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ लेके जा रहा है। तो सेम कच्ची लस्सी है या फिर जो दही की लस्सी है, वो भी तो यही काम कर रही है कि आपको जो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस है उसको बैलेंस कर सके। अच्छा, इसमें क्योंकि अब ईद पे ज़ाहिर बात है बच्चे बूढ़े जवान सब लगे हुए हैं खाबे खाने के चक्करों में, किस टाइप के जो जनरेशन को, यानी कि किस एज में बच्चों को, बड़ों को या टीनेजर्स को या बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा मुख्तार खाना आज के दिनों में खाना चाहिए? अच्छा, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं स्पेशली, जो है बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको जो है परहेज़ से इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, इसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो मैंने जैसे पहले बात किया कि अगर, और कोशिश करें कि अगर बच्चों को या फिर बड़ों को, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको आप जो है मीट जो है ईद के मौके पर दे रहे हैं, तो वो फ्रेशली कुकड मीट हो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आपने उनको जो है बासी सालन दे दिया तो उसमें मैंने जैसे पहले बात की बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो जाती है। तो अगर बच्चों को आपने वो दे दिया या फिर जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको रिकमेंड कर दिया, तो उसमें जो है उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो जब खुराक के ज़रिए बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, इन्फेक्शन वाली फूड जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो इन्फेक्शन की तरफ या फिर डायरिया की तरफ या फिर मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन ने भी डॉक्टर साहबा की बातों को काफ़ी मुफीद लिया होगा। कोई मैसेज आज के दिन के हवाले से, ईद के हवाले से भी और कोई डाइटिशियन के हवाले से भी? अच्छा, मैसेज यही है कि जो ईद है इसको एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने जो है प्लेटें भर भर के गोश्त का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेसिकली कुर्बानी की ईद है। तो इस कोशिश करें कि इस ईद पे कि आप जो आपके आसपास के लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको ये जो है गोश्त या फिर जो तकसीम है उस चीज़ की करें। उसके साथ जो है कम से कम जो है साल में 1 से 2 दफ़ा जो डाइटिशियन है उसको कंसल्ट लाजमी करें। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपको जो है सिर्फ आपको जो वज़न कम करना है आपने तभी डाइटिशियन को कंसल्ट करें, क्योंकि जो कोई भी आपको बीमारी है जो कि आपकी क्रोनिक डिजीज़ है, जो आप जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, भी ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी जो है डाइट है उसका 50 to 70% उसका रोल होता है। उसके लिए डाइटिशियन का कंसल्ट आप लाजमी करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर सना इरशाद की बातें सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत कारआमद होंगी ज़िंदगी में भी। तो आखिर में सिर्फ ये बात कहूँगा कि बेशक फ्री का गोश्त आपके घरों में आया पड़ा है, कम खाएं, बेशक बार बार खाएं, लेकिन साथ साथ अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और आजकल क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदा बिज़ी है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा ये भी है कि जहाँ पे आप बीमार होने के बाद किसी न किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, किसी सर्जन के पास जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में कि अब ये एक लाजमी ज़िंदगी का हमारा ये जुज़ भी बन गया है कि कम अज़ कम हम 6 माह में एक दफ़ा कम अज़ कम अपने जो डाइटिशियन हैं उनसे हम ज़रूर कंसर्न करें, उनसे हम ज़रूर रब्ता करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में फॉलो अप ले सकें। इंशाल्लाह अपनी और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपनी ईद एंजॉय करें। हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद। मुझे यहाँ से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।